ब्राह्मे मुहूर्तोत्थाय तं पञ्च नमस्कृति कोऽहं मम धर्म किं वृत्तं चेति परामृशेत्। मोक्षार्थियों, पेशेंस एंड परसिवरेंस ओवरकम माउंटेन्स। धैर्य से, पेशेंस रखने से और परसिवरेंस, कंसिस्टेंसी, कार्य को करने के प्रति निरंतरता, अथक प्रयास, इन दोनों सद्गुणों से बड़ा संकट पार होता है। पेशेंस एंड परसिवरेंस ओवरकम माउंटेन्स। बहुत पहले मैंने मुक्ति दीदी को चिट्ठी लिखी थी। हो गए इसे कम से कम 15 साल, तब लगभग 5-7 साल की होगी, जितनी भी उम्र होगी मुझे बहुत आइडिया नहीं है। 5-7 साल की जब थी वो, तब मैंने चिट्ठी में 5 साल की समझ लो, तब वो घर पर आई थी यहाँ पर, उसके अपने ननिहाल। तब एक चिट्ठी में मैंने उसे लिखा था, इस जीवन के हर दौर से गुजरना सीखो। वो चिट्ठी अभी मेरे पास होगी तो कहीं देखनी पड़ेगी, जब अवसर पड़ेगा ज़रूर मैं आपको उसे पढ़कर दिखाऊंगा। उस चिट्ठी में ये लिखा है, हर दौर से गुजरना सीखो। इस जीवन में, इस जिंदगी में उतार भी है, चढ़ाव भी है। लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। हम डोंट प्री इमेजिन सक्सेसेस। हम पहले ही कल्पना करके मत बैठे कि हाँ ये तो सफलता ही हो जाएगी। हर चीज मान के चले, उसमें अटकाव आएंगे। गेट प्रिपेयर्ड फॉर द हार्डशिप्स इन योर लाइफ। कष्ट सहिष्णुता के लिए तैयार हो जाओ। इसीलिए कहा जाता है, गेट प्रिपेयर्ड फॉर द होप फॉर द बेस्ट एंड गेट प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। सब कुछ आपके साथ अच्छा होगा, इसकी भावना जरूर भाओ, लेकिन तैयारी करते समय ऐसी तैयारी करो कि ये मान के चलो हमारे साथ बुरे से बुरा होने वाला है। होप फॉर द बेस्ट एंड गेट प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। उसी चिट्ठी में मैंने मुक्ति को ये लिखा था, बेटा ये आपका बचपना है। बचपना ये कहता है कि बचो बचो, इसमें आपको बचना है कुसंगतों से, विपरीत आकर्षणों से, प्रलोभनों से। हम स्कूल में भी जाते हैं, तरह तरह के हमारा फ्रेंड सर्कल होता है, दोस्त मंडली होती है। दे ट्राई टू अट्रैक्ट अस इन वेरियस वेज। चॉकलेट्स लाएंगे, वे टॉफीज लाएंगे, आपको नाना प्रकार के प्रलोभन देंगे, उनके टिफिन्स दिखाएंगे, उनका आदि आदि जो भी उनके घर का फूड मटेरियल लाया है वो दिखाएंगे। आपका मन लालचाए बिना रहेगा नहीं, लेकिन आपको बचना है। निरंतर आपके साथ आपके माता पिता, आपके गुरुजन बने रहेंगे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। आपके प्रगृत, आपकी जागृत चक्षु, क्या कहा, जागृत प्रज्ञा छैनी वे ही सच्चे जैनी। आपकी निरंतर प्रज्ञा छैनी जागृत चाहिए। यू शुड बी सेल्फ अवेकन्ड। स्वयं जागृति आप में चाहिए। वह जागृति इम्पोज नहीं चाहिए, किसी के द्वारा थोपी गई हुई नहीं चाहिए। आपको यह करना पड़ेगा इसलिए आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं चाहिए। आपको उसका साइंस समझ में आना चाहिए और कुछ भी करने में आपको आनंद भासित होना चाहिए। मैं दिनचर्या का प्रकरण चल रहा है अपना, और सबसे बड़ी चुनौती है सुबह उठने की। और सुबह उठना थोड़ा दुष्कर लगता है, स्पेशली ठंड के दिनों में।
मैंने आपको कहा मेरे जीवन भर भी यही आदत रही तो अपने आप हो तो आंखें खुली ही रहती है, कितनी भी बजे सो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार की बात है बच्चों, मैं खनिया धाना में वैसे 10 साल रहा हूँ, वहाँ पर भी गुरुकुल चलता था। आप जैसे सुंदर सुंदर बच्चों को पढ़ाने का मेरा महाभाग्य, आप जैसे शिक्षा के इच्छुक, पढ़ाई के इच्छुक बच्चों के बीच में रहने का सौभाग्य मुझे 20 साल से मिलता आ रहा है। 10 साल में खनिया दाना रहा, बहुत मज़ा आया। हर दिन हर घड़ी एक विद्यार्थी पने का ही जीवन मैंने जिया है। बच्चों से भी मैं क्या क्या सीख सकता हूँ इसकी भी मैंने निरंतर कोशिश की और बच्चों से भी सीखता आ रहा हूँ। मंगलायतन में भी रहा 10 साल। अब मंगलायतन में 3 साल पहले की बात है, मतलब खनिया दाना छोड़कर लगभग मुझे 5-6 साल हो चुके थे। 2 ब्रह्मचारी भाई मुझे बड़ी शीघ्रता से और जरूरी काम से मिलना चाहते थे, कुछ चर्चा करनी थी। वे रात में चल दिए और मेरे पास उनको आना था 3:15 साढ़े 3 के करीबन सुबह। दे डिडेंट इन्फॉर्म मी इन प्रायर, मुझे पता नहीं था कि वे आने वाले। एक भाई ने दूसरे भाई को यह कहा कि हम इतने सुबह सुबह जा रहे हैं, और वो भी आधे घंटे के लिए आ रहे थे, तुरंत उनको जाना था, 4-5 घंटे दूरी से आ रहे थे। तो एक जन ने दूसरे को कहा 3:15 साढ़े 3 बजे कैसे मिलेंगे हमें, वे इतने सुबह सुबह कौन मिलता है, किसी को मिलता है। तो दूसरे ने पहले को यह कहा यदि वे वही सचिन भैया होंगे जिनको हमने कभी देखा है तो वे जरूर जगह मिलेंगे। एंड टू योर सरप्राइज देयर वाज अ नॉक ऑन माय डोर एट 3:16 एंड आई वाज आल्सो सरप्राइज्ड कि इतनी सुबह किसकी नॉक पड़ गई। और मैंने देखा 2 ब्रह्मचारी आए। तो दूसरा मुझे देखकर कह रहे हैं, मैंने कहा था ना, दूसरा पहले को कह रहे, मैंने कहा था ना हमें जगह ही मिलेंगे। एनीवे, बॉडी एक मशीन है बच्चों, आप जैसे उसको टेम करो, जैसे आप उसे ट्यून करो, वैसी वो ट्यून और टेम होने लगती है। जैसे आप नींद बढ़ाना चाहते हो तो आप देखेंगे महीने 2 महीने में आपकी नींद बढ़ती जा रही है। अब देखिए, जैसे मान के चलो 4:45 बजे आपको उठना था, और मान के चलो आज आपने सोचा चलो 15 मिनट सो लेते हैं, कोई उठाने वाला था नहीं। दूसरे दिन भी ऐसा सोचो, तीसरे दिन भी ऐसा सोचो, सोचते रहो, अपने आप वो 4:45 का टाइम सरक कर 5 तक चला जाएगा, 5 का 5:15 तक, 5:15 का 5:30 तक। और विपरीत भी आपको समझना चाहिए, 6 का 5:30 भी हो सकता है, 5:30 का 5:15 भी, 5:15 का 5 भी, 5 का 4 भी। अब जैसा बनाओ बॉडी वैसे आपकी बॉडी बनेगी। देखो मुनिराज अभ्यस्त हो गए हैं एक बार भोजन में उनका काम निकल आता है। एक बार ही पानी लेना है, कितनी भी भीषण गर्मी हो। ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ बच्चों? एक तो है माइंडसेट, क्या कहा मैंने, हमारी मेंटेलिटी, द वे वी थिंक। एक बार हमें तय हो जाए कि यह ऐसा है और मैं ठीक कर रहा हूं, बॉडी वैसे ही फंक्शन करने लगती है जैसे माइंड ने प्रोग्राम किया है। कंप्यूटर में जानते हो ना, जैसा प्रोग्राम फीड किया गया है वैसे ही आउटपुट मिलने लगता है। ये कंप्यूटर है हमारे थिंकिंग, वो जैसा प्रोग्राम करता है वैसा आउटपुट बॉडी में निकलने लगता है। मन के हारे हार हुई है, मन के जीते जीत सदा। इसलिए सुबह से लेकर रात में सोने तक नाना एक्टिविटीज की चर्चा चलेगी। हो सकता है आज का अंतिम सेशन हो, क्योंकि इसमें विशेष बात कुछ नहीं है, लेकिन कहने का इतना ही मन है, यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर हार्डशिप्स। कष्ट सहिष्णुता ये आपका अनिवार्य धर्म होना चाहिए। खैर, आत्मानुशासन एक बहुत सुंदर ग्रंथ है गुणभद्राचार्य का।
उसमें एक सुंदर छंद आया है जो ये कहता है, अणुव्रत 8 मूल गुण का पालन और अणुव्रत आपको भले ही दुखद दिखे लेकिन फिर भी भव्यो उसे करो। अणुव्रत आपको भले ही दुखद लगे फिर भी आप उसे करो। उदाहरण क्या दिया जानते हो? जिस प्रकार छोटे बच्चे को जब बीमारी हो जाती है और कड़वी दवा उसे जोर जबरदस्ती से पिलाई जाती है, हाथ पैर पकड़कर जबरदस्ती से पीने मात्र से भी क्या उसे कड़वी दवा का असर नहीं होता? क्या वह रोग से मुक्त नहीं होता? इसलिए कितना भी दुखद भाषित हो आपको, फिर भी जो 8 मूल गुणों का अणुव्रतों का पालन करेगा, आज के सिनेरियो में, आज के मैं प्रकरण को यदि जोड़कर बात करूं तो आपको कितनी भी दुखद दिनचर्या दिखे, फिर भी जो उसको करेगा वो उसके लाभ से बच नहीं पाएगा। इसलिए दुखरूप प्रतीत होने पर भी आप उसे करिए, आपको फल की प्राप्ति होगी। और वो बेसिकली तो मैं ये कह रहा हूँ कि दुखरूप महसूस करके करो ही मत कोई काम। उसका साइंस समझो, विज्ञान समझो, थोपा थोपी मत समझो, आपको अपने आप हर्ष आएगा। काफी सारी बातें हैं। कल मैंने कहा था आपको, ब्रह्मे मुहूर्त उत्थाय वृत्तम पंच नमस्कृति को हम कह मम धर्म। कल बातें हुई थी, मैं कौन हूं और मेरा क्या धर्म है। आगे किम वृत्तम, मेरा जो चारित्र हो रहा है वो कैसे हो रहा है, मेरे मूल गुणों का पालन हो रहा है वो कैसे हो रहा है। आपको विद्यार्थी जीवन में क्या विचार करना चाहिए मैं बताता हूं। माँ बाप से आप जब विदा हुए थे घर से, तो माँ बाप ने आपको क्या कहा था ये विचार करिए। किस उद्देश्य और किस लक्ष्य से आप निकले थे ये विचार करिए। आपको माँ बाप ने कहा होगा निकलते समय जरूर, बेटा खूब पढ़ना, यहाँ वहाँ की बातों में ध्यान नहीं लगाना, लोग कुछ कहते हैं विचार नहीं करना, तुम तो पढ़ते रहना, पढ़ाई के बिना कुछ भी सिद्धि नहीं होगी। ऐसा कहा है? हर एक माँ बाप ने कहा होगा। क्यों कहा है ऐसा? ऐसा है कोई ऐसे किसी के माता पिता ने कहा नहीं हो? ऐसा तो शायद ही कोई मिलेगा। हमको वो विचारने चाहिए वे शब्द, और वी शुड कीप आवर सेल्व्स मोटिवेटेड ऑलवेज। उन वचनों को याद कर करके हमें स्वयं को चार्ज्ड, इंस्पायर्ड रहना चाहिए। मूल आचार में बहुत सुंदर बात लिखी है। जब मुनिराज दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेकर 10-10, 20-20 साल हो जाते हैं, तो वे भी कभी कभी शिथिल होने लगते हैं। उनके आचरण में भी शिथिलता आने लगती है। जो मुनि योग्य नहीं वो भी आचरण में उलझ जाते हैं। तो उन मुनियों को ये कहा है, हे मुने, तुम उस दिन को विचार करना जिस दिन तुमने दीक्षा ली थी, और दीक्षा लेते समय तुम्हें कितने अच्छे भाव हो रहे थे वो तुम निरंतर विचारो। तो यू विल कीप योर सेल्फ सेफ एंड सिक्योर्ड इन दिस मार्ग। ठीक उसी प्रकार जिस प्रयोजन और लक्ष्य को लेकर आप लोगों ने घर छोड़ा है उसको निरंतर विचार करना चाहिए। थोड़ा भी समय जा रहा है खेल कूद में, गपशप में, आपको विचार करना चाहिए। इसके लिए मैं थोड़ी आया हूँ, आए थे किस काम को, करने लगे कुछ काम। आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास। जो मैंने बात कही थी, आपको डिटरमिन्ड रहना है, आपके गोल के प्रति, आपको लक्ष्य के प्रति आपको निर्धारित रहना है। खैर, किम व्रतम कहकर मेरा धर्म क्या है, मेरे व्रत कैसे पल रहे, इसका जरूर विचार करना चाहिए। हमने पंच परमेष्टि की साक्षी में, परोक्ष साक्षी में ये सब नियम लिए थे, हम उसको कभी भी नहीं तोड़ेंगे। इसको निरंतर विचार करना चाहिए। ये नहीं सोचे
कि हमें देखने वाला कोई नहीं है अभी, अब हम बाजार की वस्तु खा सकते हैं। ये सोचे, देखने वाले देख रहे, आज भी देख रहे, भगवान उनके ज्ञान से कुछ नहीं छिपा है। और मैं तो जान ही रहा हूँ, भला मैं ही मेरी नज़र से गिर जाऊंगा तो औरों की नज़र में मैं अच्छा रहकर मैं भला क्या साबित कर लूँगा। तो किम वृत्तम में हम ये विचार करें, जो जो भी अच्छी एक्टिविटीज हमने चालू की थी, क्या वे सुरक्षित है? आगे बढ़ता हुआ इन बातों का विचार करना चाहिए। यह हमारी चर्चा हो चुकी थी। फिर मैंने आपको ये कहा था, शौच आदि से निवृत्त होकर शौच के टाइम में क्या विचार कर सकते हैं, जरा मुझे कोई बताएगा? हर चीज में साइंस है, साइंस। बताओ, विचार करो। शलाका पुरुष होते हैं, वे उनके लघु शंका और दीर्घ शंका होती ही नहीं है। पुण्य पुरुष होते हैं, पवित्र आत्माएं होती है, उन्हें निहार की ये व्यवस्था ही नहीं होती। जो भी कुछ खाते पीते हैं पूरी तरह से पच जाता है। आप जानते हैं, रामचंद्र जी, लक्ष्मण, रावण, हनुमान, बाहुबली, आदिनाथ, ये जितने भी शलाका पुरुष रहे, नाभिराय आदि आदि, इनके मल मूत्र का क्षेपण नहीं होता, इन्हें पसीना नहीं आता, यहाँ तक कि इनकी दाढ़ी मूछ भी नहीं बढ़ती है। ऐसा पुण्य रिद्धि है। एक बात ये विचार करें, धन्य है, धन्य है, धन्य है। मेरी इंद्रिया, मेरी आंतें कमजोर है जो पूरी तरह पचा नहीं सकती, इसलिए मजबूरी में ये सब काम हो रहा है। एक बात। दूसरी बात, इसलिए मैं कहता हूं ना हमेशा, समय पर भूख लगना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी नहीं है बच्चों। लोक में क्या कहते हैं अरहंत? समय पर भूख लगना स्वास्थ्य की निशानी कहते हैं, कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। भूख नहीं लगना स्वास्थ्य की ये निशानी है, और स्वस्थ हमारे भगवान हैं जिन्होंने क्षुधा रोग का नाश ही कर दिया है। हमने उल्टी सुल्टी परिभाषाएं पढ़ रखी है सब। अभी हम ये समझते पेट साफ होना ये स्वास्थ्य की निशानी है, बट ये समझो खाया हुआ पूरा पच जाना स्वास्थ्य की तो ये निशानी है। ये तो संसार अवस्था में रहकर न जाने हमने क्या क्या फॉर्मूले पाले, ये तो मजबूरी की बातें हैं ये सब। फिर हम ये विचार, मुनिराज जब निहार करने के लिए जाते हैं, निहार समझते हो बच्चों? निहार कितने जन समझते हो? निहार नहीं समझते, निहार। मुनिराज जब लघु शंका दीर्घ शंका के लिए जाते हैं उसे कहते हैं निहार। आहार, विहार, निहार, तीन बातें। विचारे, मुनिराज निहार करने जाते हैं, सूखे स्थान पर जाते हैं, और जाने के पहले वहां की जमीन देखते हैं, जीव जंतु का परिमार्जन करते हैं, फिर बैठते हैं, कायोत्सर्ग करते हैं पहले, मेरे निमित्त से कितने जीवों का घात होगा, हे भगवान, हे प्रभु, मेरे से कैसा अनर्थ होगा ये। और फिर दीर्घ शंका करते हैं, लघु शंका करते हैं, उसके बाद फिर प्रायश्चित करते हैं, फिर कायोत्सर्ग करते हैं, संग में आकर फिर से प्रतिक्रमण भी करते, मेरे से भूल हुई, गलती हुई। ये हम दीर्घ शंका लघु शंका के टाइम में विचारे, क्योंकि आज का जमाना तो टोटली ये सीवेज की जो पद्धति है, आज की ड्रेनेज की जो पद्धति है, आज हम सूखे स्थान पर जाते ही नहीं है। पहले जमाने में आप जानते हैं ना, आज से 50-100 साल पहले सूखे स्थान पर ही जाते थे लोग, और अब ये सब ट्रेंड खत्म हो गए। इससे क्या दिक्कत हो गई बच्चों? इससे दिक्कत ये हुई, आज वही जहां पर आप जाते हो घरों में ही, वहां पर सड़ना का तो कोई मर्यादा ही नहीं है। वहां पर कितने तरसों का, तरस जीवों का घात होता है, इसकी कोई मर्यादा नहीं। मतलब ये सब पाप का आयतन है, ये सब आरंभ के अवसर है। इसलिए विचार करें कि हे भगवान,
कैसा हमारे पुरुषार्थ की कमी है, कैसे काल में हम जन्मे हैं जहाँ पर कानून भी अब ये कहने लग गया आप बाहर नहीं जा सकेंगे। तो हम इस बात को विचार करें, मतलब हमें खेद खिन्नता होनी चाहिए, हमें रिग्रेट होना चाहिए कि ये ठीक नहीं चल रहा है। मतलब मैं ये कह रहा हूं जैसे शौच जाने की प्रक्रिया को भी अब इजीली मत ले, हर चीज में आप एक साइंस को विचारो, निरंतर तत्व विचार आपको बरकरार रहना चाहिए। खैर, फिर स्नान के भी समय में हमें क्या विचार करना है ये भी मैंने कल आपको कह रहा था। शक्ति प्रमाण थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करना चाहिए। भाग्य से जो मैं आपको आदर्श दिनचर्या बता रहा हूं ना, अभी लगभग आपकी दिनचर्या तो वैसी चल ही रही है। हल्की फुल्की एक्सरसाइज जरूरी है। वैसे आपको सही मायने में बताऊं यदि, तो थोड़ी मेहनत 1-8 घंटे की रोज जरूरी है। इसीलिए पहले जमाने में तो ऐसा कुछ बहुत ज़रूरी नहीं था कि थोड़ी एक्सरसाइज करना चाहिए। हमारा काम स्वयं अपने हाथों से करना ही एक्सरसाइज करना होता है। थोड़ा झाड़ू लगा लिया, थोड़ा पोछा लगा लिया, फटाफट कुछ काम कर लिया, यही एक्सरसाइज हुआ करती थी और यही उचित पद्धति है। क्योंकि अलग सा टाइम कहाँ से लाओगे जिसमें आप एक्सरसाइज करने बैठेंगे। महात्मा गांधी जी ने आश्रम की स्थापना की थी, आप जानते हो। आश्रम का नाम बताइए कोई? साबरमती आश्रम। बहुत सारे आश्रमों के नाम हैं, एक सेवाग्राम आश्रम, बहुत सारे हैं। एक रविंद्रनाथ टैगोर के आश्रम का नाम बताओ, शांति निकेतन, ये सब आश्रमों के नाम हैं। जब गांधी जी ने आश्रम की स्थापना की थी, आश्रमों के नियमों में ये एक नियम डाल दिया था कि यहाँ पर रहने वाला हर एक आदमी कुछ ना कुछ काम जरूर करेगा देश के लिए। कुछ नहीं बनेगा तो 2 घंटा सूत तो काटेगा ही काटेगा देश की सेवा के लिए। कार्य सेवा के रूप में थोड़ा बहुत काम कराया जाता है, वो सचमुच बहुत जरूरी। हमारे शरीर से रोजाना पसीना आना बहुत जरूरी है। आज भी मैं स्वयं झाड़ू लगाता हूँ, पोछा भी लगाता हूँ, कपड़े भी धोता हूँ, बर्तन भी मांजता हूँ, जितने भी काम है वो स्वयं मैं करता हूँ। और आपको तो विचार ही करना चाहिए बच्चों। वैसे पहले ज़माने में जो गुरुकुल व्यवस्था हुआ करती थी ना, उस गुरुकुल व्यवस्था में बच्चे नंगे रहते थे, केवल लंगोट पहनते थे, विराज, जंगलों में ही रहते थे। मैंने आपको थोड़े टाइम पहले कहा था 5-6 साल के होने पर जंगल चले जाते थे और ठेठ 25 साल की उम्र में घर पर लौट कर आते थे और वहाँ पूरे सिर मुंडा कर रह लेते थे। वहाँ पर भूमि शयन करते थे, वहाँ पर नंगे पैर चलते थे, वहाँ पर अपनी रसोई स्वयं बनाते थे। वह तपश्चरण में ही उनका, जंगल के जीवन में ही उनका टाइम निकलता था। सभी प्रकार की धूप छाव झेलते थे, सभी प्रकार की ठंड गर्मी और बरसात झेलते थे, तो जाकर उनका शरीर एकदम रिजिड बनता था। जीवन में उनको बीमारियां नहीं होती थी और एकमात्र विद्यार्जन ही उनका लक्ष्य हुआ करता था। गुरु के ही अधीन, गुरु के ही चरणों में अपने बच्चों को छोड़ के आते थे माँ बाप। तकरीबन 20 साल के लिए वहीं पर, ऐसा नहीं कि साल में 2-5 महीने तुम या घर पर आओगे फिर फोन भी टंटनाओगे, ऐसा नहीं होता था पहले ज़माने में। हम थोड़ा इस बात का विचार करें और कष्ट सहिष्णुता की आदत जरूर डालें। बच्चों, मैंने यहाँ तक देखा है, मैं कुंभोज बाहुबली गया था आज से करीबन 15 साल पहले, 15 से 20 साल हुए होंगे। जब मुझे धर्म की रुचि लगी थी तब की बात है। किसी का योग बना है कुंभोज बाहुबली जाने का? जो वही के आसपास रहते हैं, एक सांगली के है, एक लगभग बेलगांव के है, तो उनका आरनो कहाँ के है? हाँ, वो तो वही है, इचलकरंजी भी। और आप असम में भी वही है, हेरले नियर कुंभोज ओनली। हाँ, और कोई कौन है? आप कहाँ के सिद्धांत? मैं पुसद का। कहाँ है? हाँ, कुंभोज बाहुबली को गया। अच्छा, आप लेकिन वो पुसद नियर वाशिम।
अच्छा अच्छा, दूर है वहाँ से तो, लेकिन आप गए हो, शाबाश। कुंभोज बाहुबली में मैं अभी देव दर्शन की और वहाँ के जिन बिंब की चर्चा नहीं करना चाह रहा हूँ। वहाँ के गुरुकुल को कभी किसी ने देखा होगा, हम गए थे तो हमने देखा उस गुरुकुल में बच्चों, आप जब गए थे कितने बच्चे थे, किसी को याद है? हाँ, शिविर को गए थे जब हम गए थे, मुझे हाँ ये स्कूल में था, कुंभोज में ही पढ़ते थे आप? वहाँ बाहुबली में हॉस्टल में रहते थे आप? 6-7 रहे वहाँ पर? ओके 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 ओके, तभी तो आप अभ्यस्त हो गए, आपको दिक्कत नहीं आई यहाँ के वातावरण से अडॉप्ट करने की। बहुत अच्छा है। देखो अभ्यास से क्या क्या नहीं होता। अरे मेरे सामने तो ऐसे भी उदाहरण हैं जो तीसरी और चौथी से हॉस्टल के लिए बाहर निकले हैं। एनीवे, आप वहीं पर थे, कितने बच्चे थे कुल? 2000 स्कूल में? हाँ स्कूल में। हॉस्टल में? हॉस्टल में 200 राइट, मुझे भी जितना याद है 200 बच्चे थे। कुछ नॉन जैन बच्चे भी रहते हैं वहाँ पर? नहीं, गुरुकुल में नहीं। गुरुकुल में नहीं, ओके, शाबाश। आप में तो बहुत विकास होना चाहिए था अभी तक, काफ़ी विषय पढ़े होंगे आपने तो वहाँ पर। नहीं, कुछ पढ़े धर्म के विषय? क्या क्या? अरे एकदम आवाज़ तुम्हारी नम गई, नीचे देखने लग गए, अभी तक एकदम चौड़ी छाती करके बात कर रहे थे, क्या हो गया? नहीं, ठीक, कोई बात नहीं, घबराओ मत, यहाँ पर सब पढ़ना बनेगा आपने, सब बड़े बड़े विषय भी बहुत जल्द पढ़ेंगे, ठीक है। कुंभोज में आपने देखा होगा, आपने तो अनुभव भी किया होगा, फिर भोजन करने के बाद थाली कौन मांजता है? थाली कौन मांजता है? स्वयं मांजते हैं। आज भी यह परंपरा है वहां पर? गजब हो गया, हाँ? आज भी स्वयं वहां पर राख रखी रहती है और आपकी थाली आपको मांजना है। आज की स्थिति मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य हुआ था जब मैं उस दिन वहां पर गया और उस दिन बनी थी भाकरी ज्वार की। और भाकरी बनना कठिन होता है, आप जानते होंगे, ठोकना पड़ता है, उसमें पूरी कमर तक उसमें जोर देना पड़ता है। रोटी जैसा फटाफट बेलने का बहुत काम नहीं है उसमें। तो मैंने सोचा 200 जनों को भाकरी का भोजन तो थोड़ा मुश्किल है ना ये फटाफट बनना सब। और बाद में क्या पता चला मालूम मुझे? ये पता चला ये भाकरी बनाने वाले भी यही के विद्यार्थी बच्चे हैं, ये 8वीं 9वीं 10वीं वाले बच्चे। ओ, मैंने कहा ये क्या बात है? तो कहते रसोई भी लगभग वही बनाते हैं बच्चे, मूल 1-2 रसोई बस रखे हैं उन्होंने, लेकिन बच्चे अंदर रसोईशाला में भी अपना योगदान देते हैं। ये है सच्चा गुरुकुल। यही कोई विद्या थोड़ी है जो पुस्तकों से पढ़ी जाती है बच्चों। ये तो बहुत जरूरी है। स्वावलंबन, स्वाधीनता हमारे जैन दर्शन के रीढ़ की हड्डी, हार्ट है हमारे जैनिज्म का, हार्ट। तो ये स्वावलंबन जिसको अपने रोज के डे टू डे एक्टिविटीज में होगा, वो तो स्वाधीनता का आत्म लक्ष्य का उपाय उसको बहुत सरल लगने लग जाएगा। अपना स्वयं की रसोई कितने जनों को बनाने आती है बच्चों? हर एक काम स्वयं को करते आना चाहिए। जिसको हर एक काम करते आता नहीं उसे जीने का अधिकार नहीं। जो बिना मेहनत केवल भोजन करता है मेरे आश्रम में, वो चोरी करता है। यह महात्मा गांधी का स्लोगन रहा है। इसलिए हर एक जन को मेहनत करना जरूरी है, जरूरी है। जो मेहनत करके नहीं खाता है वह हराम का खाता है, ऐसा महात्मा गांधी जी का कहना रहता था। इसलिए कष्ट सहिष्णुता की आदत हमें होना चाहिए। गांधी जी के आश्रम में तो यहाँ तक व्यवस्था थी बच्चों कि एक बार वे ही स्वयं लेट आए तो उनको लाइन में लगना पड़ा वहां पर घंटों के लिए, क्योंकि वो टाइम चूक गए थे। इतना टाइम का प्रॉम्प्टनेस बढ़ता जाता था। जब अवसर आएगा विशेष चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ।
फिर हम आए, दर्शन पूजन आदि का भी हमने दिनचर्या के अंतर्गत चर्चा कर ली थोड़ा बहुत। फिर पूजन के बाद, भक्ति के बाद, देव दर्शन के बाद थोड़ा अध्ययन जरूर करना चाहिए, जो हम कर ही रहे। उसके बाद थोड़ा आपके दृष्टि से मैं थोड़ी बात करूं, थोड़ा आपको स्कूली पढ़ाई करना चाहिए। आपको चाहिए कि स्कूल जाने के पहले वो सब कुछ पढ़े जो आज पढ़ाया जाने वाला है, उसके बाद वह पढ़े जो ऑलरेडी पढ़ाया गया है। ये आदत आपकी होनी चाहिए। मैं स्कूल लाइफ में ऐसा था बच्चों, स्कूल लाइफ में, इवन कॉलेज लाइफ में मैं ऐसा था कि मैं नोटबुक है ना, ऐसी नोटबुक आपकी कितनी 10 नोटबुक भर जाती होगी साल भर में स्कूल में, 10-15। हाँ, तो मेरी आदत ऐसी थी, मैं ऐसी नोटबुक सामने वाले को दे देता था। सामने वाले को दे देकर केवल उसको हाथ में रखनी हो नोटबुक, और मैं पहले लाइन से लेकर अंतिम लाइन तक उसको पूरा चीज बोलता जाता था। प्रश्न भी मैं बोलता था, उत्तर भी मैं बोलता था, कहा क्या पैराग्राफ है वहां पर भी बोलता था। ऐसे 10-20 नोटबुक्स मेरी मुंह जबानी याद रहती थी। मैं स्कूल लाइफ की भी बात कर रहा हूँ, लगभग कॉलेज लाइफ में भी मैं ऐसी मेहनत करता था मैं। ये मेहनत की आदत आप लोगों में होना जरूरी है। ठीक है, फिर हमें स्कूल जाना चाहिए। स्कूल में समझ लेना चाहिए बच्चों, और यदि घर पर रहते हो इस उम्र में, तो आपको जरूर माता पिता को कुछ सहयोग कर सकते हैं तो जरूर विचारना चाहिए। 1 घंटा आपको परिवार का मेंबर होने के नाते घर पर सहयोग जरूर करना चाहिए। या तो माँ को हाथ बटाना चाहिए रसोईशाला में जाकर, पिताजी को, दादाजी दादी जी जो भी घर में होंगे उनकी सेवा किस प्रकार कर सकते हैं, ये आपको विचार करना चाहिए। बल्कि दिनचर्या में ये भी समझना चाहिए, हफ्ते में 1 आध दिन, महीने में 1 आध दिन आप समाज के लिए क्या कर सकते हो, ये भी विचार करना चाहिए। अब गली मोहल्ले के लिए क्या विचार करते हो, यही विचार करना चाहिए। इसलिए हमने हफ्ते में 1 दिन जिनवानी वैयावृत्त का कार्यक्रम रखा है। जिस दिन आपको कुछ नहीं बने, तो जैसे यहाँ का पोछा लगना है तो कम से कम यहाँ का लगाए, जिन मंदिर का कोई पोछा लगाना है तो वहाँ का लगाए, क्योंकि कोई भी काम वैसा नहीं कर सकता जैसा हम स्वयं कर सकते हैं। वे तो नौकर है, वे तो पगारी वैतनिक आदमी है, वो कितना कर लेगा, सब समझ रहे हैं। अरे वेतन पर आप पुजारी भी लगाओगे तो वो तो उसी ढंग से तो करेगा। आप पकड़ रहे मेरी बात को, 19-20 कोई अच्छा वो वैसे होगा, लेकिन बात तो घूम फिर कर यही आएगी, जितना अच्छा हम कर सकते उतना कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, जब स्कूल में हम जाते हैं बच्चों, ध्यान विशेष रखना चाहिए, सामाजिक एकता और सौहार्द का स्थान है स्कूल। वहाँ पर अन्य जाति बिरादरी के बच्चे आते हैं, हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, सब आते हैं। उनके साथ चर्चा करते समय, व्यवहार करते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि उनकी धार्मिक अस्मिता को ठेस ना पहुँचे। उनकी धार्मिक जो उनकी अपनी आस्था है उसके प्रति कुठाराघात न करे। शायद इसको कोई पचा नहीं पाए और ये विध्वंस का कारण बनता है, लड़ाई का कारण बनता है। सबके साथ मिलजुल कर रहने की हमारी भावना होना चाहिए, लेकिन हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए, हम आचरण के जरिए जैनत्व का प्रचार प्रसार स्कूल में किस प्रकार कर सकते इसको जरूर विचार करना चाहिए। ये एक प्लेटफॉर्म है स्कूल, जहाँ पर आप जैन शासन का खूब प्रचार प्रसार कर सकते हो। टीचर्स को भी लगना चाहिए ये जैन लोग हैं, ये बाहर का ना कुछ खाते हैं ना कुछ पीते हैं, एक बूंद भी पानी ये बाहर का नहीं पी सकते, समझ रहे हैं। खैर, तो स्कूल में विशेष प्रकार का ध्यान रखा जाए इस बात का। हाँ, कभी मान्यताओं की बात आए तो बड़े कुतूहल से, मुस्लिम भी कोई होंगे ना आपके क्लास में, यदि कोई नजदीकी हो जाए किसी से, क्या कहा मैंने, नजदीकी हो जाए, वैसे नजदीकी रखने का बहुत काम अपना तो नहीं है किसी से, क्योंकि हम लगभग अपने जैनी बच्चों में ही उठे बैठे, अच्छी विचारधारा के बीच में ही हम उठेंगे बैठेंगे तो वैसा ही हमारे ऊपर असर होगा। बट बाय चांस ये समाज है,
मुस्लिम बच्चा कदाचित आपका उससे कुछ बातचीत होने लग जाए, कभी नज़दीकी कदाचित आने लग जाए, तो हमें बड़े कुतूहल से समझना चाहिए उनके इसमें धर्म के क्या क्या रिचुअल्स होते हैं। विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए जिससे आपको पता चलेगा कि क्या क्या होता है बाहर में। कूप मंडूक वृत्ति ना बने, आपको पता ही नहीं चले बाहर में क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा स्कूल एक ओपन प्लेटफॉर्म है, सब प्रकार की बातों को समझे, लेकिन अपना जैनत्व मरने की कीमत पर भी बरकरार रखे। बर्थडेज वगैरह सेलिब्रेट होते हैं आपके स्कूल में? नहीं। बर्थडेज वगैरह सेलिब्रेशन नहीं होता? किसी कारण से कभी चॉकलेट टॉफी बांटी जाती है स्कूल में? नहीं। लाइब्रेरी को एक बुक गिफ्ट करने की चॉकलेट की वजह, ऐसे कहते। अरे वाह वाह वाह, ये तो गजब है, गजब है, गजब गजब, बहुत अच्छा, बहुत खुशी हुई मुझे तो। अब ये कॉन्वेंट में नहीं है ये सिस्टम्स बच्चा, ये सौभाग्य आपके पोतों को नहीं है, ये इन बच्चों को ही है। जितने बड़ी बड़ी स्कूल्स है, बिगड़ने के खुले अखाड़े हैं, ये सब ईसाइयों के ही सिखाने हैं, वहां पर वही पट्टी पढ़ानी है, समझ रहे? इनकी संस्था अच्छी है, हाँ, लोगों की संस्था अच्छी है जो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वहां पर तो जानते ना बच्चों, अंडे को तो शाकाहारी मानते, मांसाहारी मानते ही नहीं है। ईसाइयों को तो कोई ठिकाना ही नहीं है किसी बात का। मांसाहार को तो वैसे ही वो कोई दोष नहीं मानते, ये तो यही मानते दूसरा कोई प्राणी बना है तो मेरे लिए तो बना है, और किसके लिए बना है। एनीवे, मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन ऐसा कोई प्रसंग आता है तो बाजारू वस्तुओं का सख्ती से आपको निषेध दर्ज करना है, आपको उसे नहीं लेना है, चाहे जो कुछ हो जाए। आते हैं स्कूल से लौटकर, जब हम फिर से आते ही, ये तो मैं मानकर चल रहा हूँ 11 से 5 के स्कूल का टाइम मानकर चल रहा हूँ, 4:30 मान लेना चाहिए। हम तो जल्द ही ये भी सोच रहे हैं कि अभी 1-2 महीने के बाद आपका अंतिम पीरियड हम बात रखने वाले हैं आपकी स्कूल में। अंतिम पीरियड आपका गौन, मतलब हमारे बच्चों को सौंप दीजिए एक पीरियड पहले ही, ताकि वे रात्रि भोजन करने जैसा उन पर नौबत ना आए। क्योंकि जब ठंड के दिन होते, दिन जल्दी ढलने लगता है और आप आते बड़े लेट हो, और ऐसे 5:45 से 6:30 भोजन आज कर रहे हो, वैसे ठंड के दिनों में थोड़ी कर सकेंगे आप। तो मैंने जब आया था यहाँ पर पहले ही बात उठाई थी, तो उन्होंने कहा था ये बात हो जाएगी, स्कूल में बात रख दी जाएगी और बच्चों को एक पीरियड हम जल्दी ले आएंगे, जिससे हम उनके धर्म की रक्षा कर सकेंगे। तो आपका भी ये फर्ज बनता है। चलो एनीवे, स्कूल से हम घर पर आए, हमको आते ही हाथ पैर धोकर फिर से भोजन करने बैठना चाहिए। जैसे आज के टाइम में सूर्यास्त कितने बजे होता है बच्चों? हाँ, लगभग 7 बजे सूर्यास्त होता है, मैं मानकर चल रहा हूँ, राइट? 7-7:15 मानकर चलिए। तो आपको बिफोर, मतलब 5 बजे भोजन करने को किसी कीमत पर भी बैठना चाहिए। वो क्यों मालूम बच्चों? क्योंकि 5 बजे आप बैठेंगे तो 5:30 बजे तक हो पाएगा, और आपके बाद और भी कर्मचारी भोजन करने हैं, मान के चलो उनके लिए आधा घंटा, और फिर उसके बाद बर्तन भी मंजने हैं। मतलब यदि आप भोजन दिन में करके बर्तन रात में मंजते हैं आपके, तो रात्रि भोजन से आप बच नहीं गए। पूरी प्रक्रिया खत्म होनी चाहिए बर्तन मंजने के भी सूर्यास्त के पहले, तो आप रात्रि भोजन के त्यागी हुए। इतने बिफोर आपका भोजन होना जरूरी है। खैर, दिनचर्या में हम आए हैं शाम के भोजन तक, रात्रि भोजन नहीं करें। और वैसे नाश्ते का मैंने कुछ बोला नहीं है, वैसे मैं एक बात बहुत गहराई से समझता हूँ। सुबह के भोजन का टाइम वो अपने स्किप कर दिया, ये सब बहुत नेसेसरी न जानकर। सुबह के भोजन का टाइम 10 योग्य समय है भोजन करने का। कितना? 10। क्योंकि मूल रूप से मैं नहीं समझता कि नाश्ते की कोई ज़रूरत होती है, सच पूछो तो। लेकिन आप जैसे आदत लग गई सो लग गई आप लोगों को। जो और बहुत जिसको ज़रूरत पड़ गई उसने दूध ले लिया केवल, अथवा कुछ फल खा लिए, दिस इज इनफ।
बाद बाकी 10 बजे भोजन होना जरूरी है। लेकिन आपका शेड्यूल कुछ ऐसा बना है 11:30 बजे भोजन होता है ना, हाँ। इसलिए नाश्ते की भी जरूरत पड़ती है। लेकिन हम लोगों को आदत ही ये है कि 10 बजे, क्योंकि आप जानते हैं मुनिराज के आहार बेला के पहले कुछ भी खाना युक्त नहीं होता। कितने जन जानते हैं? मुनिराज का आहार बेला क्या है बच्चों? लगभग 9, 9:15, 9:30 बजे उनके आहार बेला है। राइट? हाँ या ना? सूर्योदय की 3 घटिका बाद, वे 3 घड़ी बाद वे कभी भी भोजन के लिए निकल सकते। सूर्योदय के बाद मतलब आज के तारीख में कितने समय बाद बताइए बच्चों? लगभग देखिए आप 48 और 24 कितने बच्चों? 72 कितने? देख लीजिए, लगभग मान के चलिए 1.25 घंटा मान के चलिए 6 बजे के बाद, मतलब 7:30 बजे के बाद वे कभी भी भोजन के लिए निकल सकते। लेकिन इतना संभव भी नहीं है जल्दी, तो मैं मान के चलता हूँ 9, 9:30 उनके भोजन का टाइम है 10 बजे तक, तो उस बेला तक हमें रुकना चाहिए। इसलिए नाश्ते की परंपरा बहुत मुझे स्वीकृत नहीं है। ठीक है, मैं आदर्श परंपरा आपको बताया जा रहा हूँ। सुबह का भोजन कब होना चाहिए? यश 10 बजे, राइट। बहुत किसी को वो वैसी बात हो तो 9:45 बजे बैठ सकता है, आधी आधी। और जो इस टाइम पे भोजन करता है बिल्कुल उसे शाम को 4 बजे भूख लगाती है। हम तो राइट बिफोर करते हैं, और 4 बजे ही समझदार लोग तो जिनके स्वाधीनता है, आप लोगों को तो स्कूल की बात है आपकी, वे 4 बजे ही कर ले शाम को और 4 बजे, क्योंकि जैसा मैंने कहा बर्तन आदि मंजना ये सब कुछ होना चाहिए। घर को हमारे चौके में सूर्यास्त के आधा 1 घंटे पहले किसी का आना जाना खत्म हुआ जाना चाहिए, लैच लगना चाहिए, दूसरे दिन ही चौका खुलेगा, ऐसे सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, दिनचर्या में भोजन पान का विशेष ध्यान रखना है। हमें सूर्यास्त के पहले ही सब कुछ अपना खान पान आदि निवृत्त हो जाना है। फिर रात में थोड़ा बहुत स्कूली पढ़ाई वगैरह करके थोड़ा बहुत जहाँ पर तत्व चर्चा, धर्म चर्चा आदि का योग बनता है, उसको थोड़ा सा उसका भी लाभ लेना चाहिए। मैं बालकों की मुख्यता से दिनचर्या कह रहा हूँ। यदि वृद्धों के निमित्त से कहता तो उसमें धर्म ध्यान की अधिकता आ जाती। जहाँ जहाँ लौकिक पढ़ाई की बात कही है वहाँ वहाँ धर्म ध्यान की बात आती। और सूर्यास्त के बाद का समय सोने तक का पूरा धर्म ध्यान में ही जाना चाहिए वृद्धों का, समझ रहे हैं। और जो इकोनॉमिकली ठीक है, जिनका कमाने की बहुत ज़रूरत नहीं है, उनको सूर्यास्त के बाद युवा अवस्था में भी सूर्यास्त के बाद उनको सख्ती से व्यापार धंधे का त्याग करना चाहिए। नौकरी को भी ऐसी नौकरी नहीं करना चाहिए जहाँ पर सूर्यास्त के बाद रहना पड़ता हो। सूर्यास्त के बाद का पूरा समय हमें अपने ही लिए देना चाहिए धर्म ध्यान के लिए। जो निवृत्त लोग हैं, निवृत्त मतलब समझ में आए ना, या तो उम्र जिनकी हो गई है या तो जिन्हें अभी कमाने की जरूरत नहीं है, ऐसे युवा वर्ग भी। आपका स्कूली जीवन है तो थोड़ा होमवर्क वगैरह भी रहते हैं, तो आपको थोड़ा स्कूली पढ़ाई करनी पड़ती है, ठीक है। और फिर अपने नियत समय पर रात्रि में 9-10 बजे आपको शयन करना चाहिए। फिर ये विचार करना चाहिए अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। भोजन करते समय क्या विचार करेंगे बच्चों, जरा कोई बताएगा? क्या क्या विचार करेंगे भोजन करते समय? लगाओ जोर, आप में से मुझे समझना है। लगाओ जोर, बोलो। ये भोजन मेरा जड़ नहीं है। भोजन में जड़ नहीं है। क्या नहीं है? जड़ 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 भोजन। हाँ 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 हाँ, मेरा भोजन जड़ भोजन नहीं है। ओके ओके, हाँ 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 हाँ। वो पंक्ति बोलिए जरा कोई, जो आप बोलते हैं भोजन के पहले आसन प्रार्थना। नहीं हमारा ये जड़, नहीं हमारा यह जड़ भोजन, करे ज्ञानमय हित भोजन। भोजन करते समय हम विचारे बच्चों,
आहा धन्य है अरहंत भगवान जिन्होंने क्षुधा रूपी दोष का अभाव किया, जिन्हें भोजन की जरूरत ही भाषित नहीं हुई, जिन्होंने अपने अनशन स्वभाव को जाना, जिन्होंने अनाहारी स्वभाव को जाना। मैं तो चैतन्य प्राणों से जीने वाला हूँ, बाहर के टुकड़ों पर पलने वाला मैं नहीं हूँ। ये तो कैसी मजबूरी आ पड़ी जो मुझे भोजन करना पड़ रहा है। ऐसा जो निरंतर अनशन स्वाभाविक को ध्याएगा उसको जल्द ही क्षुधा दोष का अभाव होगा, और जब तक नहीं होगा उसकी भोजन में से तो गृद्धता हटेगी ही हटेगी। भोजन करते समय और क्या विचार कर सकते हैं बच्चों? क्या विचार कर सकते हैं? ये विचार करे धन्य मुनिराज। हमारे पास विचार करने के लिए दो ही आदर्श व्यक्ति प्रधान रूप से। कौन? एक तो भगवान जिन्होंने समस्त दोषों का अभाव किया है, और एक तो वे साधु परमेष्टि है जिन्होंने अभी दोषों का पूरा अभाव तो नहीं किया है, लेकिन उसी के मार्ग पर वे बढ़ रहे हैं और उनको जल्दी सफलता भी अर्जित होने वाली है उसमें। मुनिराज को विचारते समय ये विचारे धन्य है मुनिराज जो 10-10 दिन भी आहार के लिए निकले और थोड़ी सी बात की भी अंतराय आ जाए वहां से निकल देते, 10-10 दिन बिना आहार के भी रह लेते हैं। और जानते हो बच्चों, 10 दिन जो अंतराय पालेगा, आहार नहीं करेगा, 11वें दिन कोई ऐसा थोड़ी है कि वो कोई 2-5 रोटी खाकर अपना डकारे ले लेकर पेट भर भोजन कर सके। ऐसा नहीं होता। बॉडी है ना अपनी ऐसी है। देखो 2-3 बार आपको 2-3 दिन यदि कुछ नहीं खाते हैं ना तो चौथे दिन आपको ज्यादा भोजन नहीं जाता। ये रूल है, रूल। और खाने जाएंगे ना आप महसूस करेंगे यहाँ पर पूरे हमको चुभ रहा है और ग्रास नहीं निगल पा रहे। किसने एक्सपीरियंस किया आप लोगों में से? कभी उपवास किया है? कितने किए? 1 दिन। हाँ? 1 दिन। 1 दिन। ओके, कब किया था? घर पे। ठीक है, क्यों किया था? अनंत चौदस निरंकार पर निरंकार बस हो गया। ओके चलो ठीक है। तो मुनिराजों की तो जरा कभी कभी विचार करो। अभी अभी 70-80 साल पहले एक महाराज हुए, 100 साल पहले। मैं पुस्तकों में पढ़ता हूँ तो पता चलता है। नेमी सागर महाराज शायद उत्तर की तरफ हुए हैं, मैंने पढ़ा है। उन्होंने जीवन भर क्या किया मालूम? मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये कोई आगमुक्त परंपरा है, जो भी कुछ हो। 4 दिन तो उपवास करते थे, 5वें दिन आहार के लिए निकलते थे, फिर 4 दिन उपवास, फिर 5वें दिन आहार को निकलते थे। ऐसा पूरा जीवन उन्होंने फॉलो किया है। अब 5वें दिन में कितना खा पाते होंगे बच्चों? नहीं खा पाते विशेष। धन्य है वे मुनिराज। और मुनिराज आप जानते हो ना, थोड़ा सा भी कुछ दिक्कत आ गई, वहां से थोड़ा दरवाजे की भी बंद होने की आवाज आ गई जोर से, किसी ने जोर से चिल्लाया मारो मारो, रोने की आवाज आई, झट से भोजन वही छोड़कर निकल जाते। इतने अनासक्त बुद्धि से भोजन करते हैं। भोजन करते समय ये विचारे अरे मुझे तो गड्ढा भरना है। क्या? इसमें नमक कम है, इसमें ये कम है, थोड़ा मीठा होता तो अच्छा लगता, ये बहुत बढ़िया बना है, ये अच्छा खराब बना है। आप समझ रहे मेरी बात को? मैं जब आपको समस्या पूछता हूँ तब तो आपको बताना ही चाहिए बाहर में, ये तो दूसरी बात है। लेकिन श्रद्धा में थोड़ी सी सहजता हमारे जीवन में होना चाहिए। समझ में आता है? जो जैसा मिला ठीक है। सॉस क्या है? हंगर इज द बेस्ट सॉस, एक कहावत है। क्या कहावत है बच्चों? हंगर इज द बेस्ट सॉस। मतलब ये हमें भूख लगती है ना, वही सच्चा सॉस है। कैसा भी रूखा सूखा भोजन हो वो फटाफट चला जाता है। सॉस क्यों लिया जाता है भोजन में? जो लोग सॉस लेते हैं भोजन में क्यों लेते हैं? ज्यादा भोजन जाए इसलिए। ऐसा ही होता है ना। अचार मुरब्बा क्यों लेते हैं? ज्यादा भोजन जाए इसलिए। और क्या लिखा है डिक्शनरी में? मैं एक दिन सॉस का अर्थ ढूंढ रहा था, सॉस का, तो वहां पर एक एग्जाम्पल की एक लाइन भी लिखी है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी देख लेना चाहिए, मिलना चाहिए।
सालों बीत गया, अभी 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 30-35। वहां लिखा था हंगर इज द बेस्ट सॉस। अर्थ समझ रहे हैं? जिसे सच्ची भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, उसे अचार मुरब्बों की जरूरत ही कहाँ है? वो तो रूखा सूखा जो भी मिलेगा फटाफट खा लेगा। जो नाटक नौटंकियां कर रहा है ना, ये ठंडा है, गर्म नहीं है, ये है, उसका भी भूख ही नहीं लगी, उसका कोई काम ही नहीं है खाने का। समझ रहे? तो थोड़ी सहजता का हम पालन करें, और बहुत आइटम्स हो या ऐसा बिल्कुल नहीं सोचे, और बल्कि सात्विक परंपरा ऐसी भी है, 4 आइटम मिले तो आप सबको मिला लो और खा लो, जिससे आप रसना इंद्रिय का जय पा सको। आप जानते हो जेलों में भी रहे विनोबा भावे आदि, महात्मा गांधी जी उनके आश्रम भी रहे, विनोबा भावे के भी आश्रम रहे। आश्रमों में मसाले ही नहीं डाले जाते थे, मतलब ऐसी बेरस की चीजें खाई जाती है। क्योंकि जो 2-3 दिन पहले बात हुई थी, जो जिह्वा के लिए अच्छा लगता है वो पेट के लिए लगभग अच्छा नहीं होता, और जो पेट के लिए अच्छा होता है वो जिह्वा के लिए अच्छा नहीं होता। तो दोनों का आपस में ऐसा संबंध चलता है। तो जीभ का नहीं, पेट स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। समझ रहे हैं? भोजन करते समय हम ऐसा विचार कर सकते हैं। और क्या विचार कर सकते भोजन करते समय बच्चों? भोजन करते समय विचारें कि कोई योग्य मुनिराज, कोई योग्य अणुव्रती, कोई साधर्मी हो, उनको भोजन कराऊंगा और तब मैं भोजन करूंगा। समझ रहे बच्चों? क्योंकि अतिथियों को भोजन कराए बिना हम भोजन करना ये अच्छी निशानी नहीं है, ये आसक्ति की निशानी है, ये भारतीय संस्कृति है हमारी। आपने देखा है बच्चों, कुछ कुछ लोग सुबह सुबह टाइम पर, जो सुबह पहले उनके घर बनता है वो बाहर फेंक देते। कभी किसी ने देखा है? नहीं देखा है? जो बनता है वो फेंकते हैं। हाँ ना, जो बनता है उनके घर वो बाहर फेंक देते हैं, रखते हैं। किसी ने देखा है? नैवेद्य भी कहते हुए उसे सुन, किसी ने देखा हो तो बताओ। अब कुछ कुछ लोग चाय बनाते हैं तो चाय भी फेंक देते पहले। मैं चाय की तो ऐसी तैसी करूंगा जब समय आएगा तब, अभी तो मैं कुछ कुछ लोग की बात कर रहा हूँ। ठीक है, वे क्यों करते हैं ऐसा कभी सोचा है बच्चों आपने? वे इसलिए करते हैं कि आज मुनिराज योग्य अतिथि अणुव्रती हमें नहीं मिला है। वो होता तो उनको आहार देकर ही हम आहार करते, लेकिन ये परंपरा बनी रहे, कोई न कोई आए, इसीलिए कुछ नहीं तो कोई पशु है वही खा के चला जाए। लेकिन लोग तो कुछ भी नहीं समझते, और दूध भी उंडेल देते मिट्टी में, इसको समझे बिना कि इसको तो कौन खाएगा। केवल परंपराएं चल रही, उसमें कोई इसेंस ही खत्म कर दिया लोगों ने। उसका क्या आशय था आप समझ रहे हैं? कोई हमें अतिथि नहीं मिला जिसे हम आहार दान कर सकते हैं, तो आधी रोटी इसलिए बाहर रखना ताकि कोई गाय खा जाए, कोई पशु खा जाए, कम से कम उसके ही तो मुख में लग जाए। अब हम ये भी नहीं सोचते, और दूध जैसी चीज भी उंडेल देते हैं मिट्टी में, ये भी नहीं समझते क्यों उंडेलते। तो नैवेद्य की जो परंपरा हिंदुओं में प्रचलित है, वो जैनियों की मूल परंपरा के अतिथियों को भोजन कराकर करना चाहिए, इस परंपरा पर आधारित है। भोजन करते समय हम विचारे कि काश मुनिराज का योग बनता, उनको आहार देकर मैं भोजन करता, मैं कितना अभागा हूँ, संयमियों को भोजन नहीं दे सकता। ऐसा विचार पूर्वक हम भोजन करें। और क्या विचार कर सकते हैं भोजन करते समय? क्या विचार कर सकते हैं? बहुत अच्छा कहा इन्होंने यश में, ये जड़ भोजन हमारा भोजन नहीं है। और क्या विचार कर सकते हैं, जरा बताएगा कोई? बताइए कोई, बोलो। संयम से भोजन करे, मौन से करे। अल्पाहारी, श्वान निद्रा विद्यार्थी के लक्षण कहे गए। क्या कहा? श्वान निद्रा समझते हो? ये तो छंद आपने जरूर सुना होगा। श्वान निद्रा मतलब कुत्ते जैसी नींद चाहिए। कुत्ते की नींद की क्या विशेषता है?
थोड़ी भी कुछ आड़ लग गई जग जाता है फटाफट, उसे जो अलार्म की जरूरत नहीं होती, उठो उठो मोती उठो उठो राजा उठो उठो, ऐसी कोई बात नहीं होती उसको। तो ऐसी चुस्त सावधान नींद होनी चाहिए। अल्पाहारी मतलब कम खाना। भूख से थोड़ा कम ही खाना चाहिए, ऐसा नहीं कि प्रमाद सताने लग जाए। तो ये सब हमें विचार करना चाहिए। रात में सोते समय फिर ये विचार करें कि ये कमज़ोरी है हमारी, मजबूरी है हमारी, थकान हो रही है इसलिए सोना पड़ रहा है। इसी समय जंगल में मुनिराज ध्यानस्थ है, वे तो नहीं सो रहे हैं। समझ रहे हैं? वे कब सोते हैं? रात में 12 बजे जब सामयिक करते हैं। वे रात में 12 बजे क्या करते हैं? सामयिक। 4 समय सामयिक करते हैं मुनिराज। जानते हैं आप लोग? सनराइज के टाइम पर, नून के टाइम पर, सनसेट के टाइम पर और मिडनाइट के टाइम पर, ऐसे 4 बार सामयिक करते हैं वे। निरंतर सावधान है। कहाँ मुनिराज और कहाँ मैं, उनको सोने की ज़रूरत नहीं पड़ती और मैं कहाँ निद्रा में समय गंवा रहा हूँ। ऐसे विचार पूर्वक मुझे जल्द से जल्द उठना है, ऐसा पक्का डिसीजन बनाए मैं कल इतने बजे उठूँगा, उठने के बाद मैं पंच परमेष्टि का स्मरण करके अध्ययन करने बैठूँगा। बराबर दिमाग में रखकर सोइए। आप देखिए जितने समय में आपने सोचा था उतने समय पर आप पाएंगे आप उठ चुके हैं। ठीक है, दिनचर्या पाठ हमारा पूर्ण हुआ है। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। बहुत सारी और भी बातें हैं। दिन भर के हमारे काम करते समय जो प्राकृतिक धूप होती है उसमें करते रहे तो धूप भी मिलती रहती है। विचार करें, थोड़ा झाड़ू पोछा आदि स्वयं करें तो अपने आप एक्सरसाइज वगैरह होती है, ये भी विचार करें। किसी को कोई डाउट होगा तो पूछिए बच्चों। है किसी को कोई डाउट? टीवीज, फोन्स, मोबाइल्स इनसे दूर रहे, या हमारा समय बर्बाद करते, आंखें बर्बाद करते हैं। आपको खबरों का पूरा त्याग होना चाहिए। क्या कहा? न्यूज़ आपको बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। ये मैं क्यों कह रहा हूँ आपको? और बहुत आपको लगा कभी यहाँ पर अच्छा अखबार स्कूल में रहते होगा ना आपके लाइब्रेरी, केवल हेडलाइंस पढ़ ली, खत्म। क्योंकि और वो भी इम्पोर्टेंट आपको कुछ पढ़ना है तो आपको एडिटोरियल पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें सात्विक चिंतन लिखा रहता है। इसने खून किया और उसमें बलात्कार हुआ, इसमें एक्सीडेंट किया, वो पूरी खबर पढ़ के आप क्या चाहते हो? वो गाड़ी का नंबर ये था, वो गाड़ी ये टेम्पो की थी, वो ऐसा ड्राइवर का ये उम्र थी, वो यहाँ का था, वो क्या पढ़ के करोगे आप? अब जानते हो मदर टेरेसा ने भी आश्रम स्थापित किए थे, जानते हो? मदर टेरेसा जानते हो बच्चों? हाँ। कौन थी ये? ये थी नोबेल अवार्ड विनर। कौन? नोबेल अवार्ड। ये नन थी, नन, ईसाइयों की सोशल वर्कर रही है बड़ी, मदर टेरेसा। इनका आश्रम था लगभग 50 ब्रह्मचारी बहनों का। आप जानते हैं इनके आश्रम में कोई अखबार नहीं था, टीवी आदि का काम नहीं। उनका ये सोचना था निवृत्त और विरक्त जीवों को इससे कोई मतलब नहीं, इस देश में क्या चल रहा है। और आपको बहुत लगा न्यूज़पेपर की हेडलाइंस जरूर पढ़ना चाहिए। आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए मैं ज़रा बताता हूँ। सात्विक विचारधारा आपको पढ़ते रहना चाहिए। बड़े बड़े कहना चाहिए सात्विक लोगों के, समझदार विद्वान लोगों के स्पीचेस आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुनने पढ़ने चाहिए। जो लेखन है, सामाजिक भी लेखन कोई अच्छा किया हो तो उसको पढ़ने की आदत होना चाहिए। संपादकीय जानते हो आप? अखबार में एक पेज होता है एडिटोरियल का, संपादकीय नहीं जानते आप? उसको पढ़ सकते हैं आप। और जो हेडलाइंस है उसको मेन हेडलाइंस पढ़ लिया आप। इतना अभी क्रिकेट में आप जो पूरा पीछे का पेज पढ़ रहे हो, ये क्रिकेट में न्यूजीलैंड हारा, भारत जीता, इसमें आपको क्या मिलेगा और क्या मतलब है इसका? समय और दूसरे दिन की मैच में उल्टी केस हो सकती है। आप ये पढ़ के क्या चाहते हैं, क्या सिद्ध करना चाहते हैं? तो थोड़ा विकथाओं से भी बचे, क्योंकि समय बहुत सीमित है हमारे पास। उसी सीमित समय में असीम काम करना हो तो हमारे पास दूसरा कोई चारा नहीं है, सिवाय निरर्थक कामों के हटाने का दूसरा कोई चारा हमारे
पास नहीं है। ठीक है बच्चों, और कोई डाउट किसी को? नहीं, ठीक है। कुछ डाउट है 8वीं वाले बच्चों को दिनचर्या के प्रसंग में? ठीक है फिर। निज ने बताई यह अनंत उपकार है,